रात के 11:43 हो रहे हैं, तो मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से अपनी स्टोरी बताने के लिए बोला है, तो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको मेरी स्टोरी कोई फेक है तो मैं कोई बना के स्टोरी बता रही हूँ। मैं जो भी बताती हूँ, जो भी स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ, वो बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आपको प्रूफ भी दे रही हूँ। और मैं आज बात करने वाली हूँ अपनी मम्मी के बारे में कि मेरी मम्मी को क्या हुआ था। अभी तक मैंने रियल स्टोरी में भी अपनी मम्मी के बारे में नहीं बताया था कि मेरी मम्मी को क्या हुआ था। और मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे से फुटेज या फ़ोटोज़ भी डालूँगी, तो आप देख लीजिए कि मेरी मम्मी को शुगर गैंग्रीन हुआ था। यानी कि शुगर की पेशेंट थी मेरी मम्मी, लेकिन मेरी मम्मी का मेंटली दिमाग सही नहीं रहता था, वो मेंटली डिप्रेस्ड रहती थी। तो उनको किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ बता नहीं पाती थी। अगर उनको कोई बीमारी होती थी, कोई परेशानी होती थी, बता नहीं पाती थी। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चला था कि उनको शुगर है। उनको क्या हुआ था, सर्दी का टाइम था, 2020 की बात है, सॉरी 2020 की नहीं, 2019 की बात है। 19 में सर्दी यानी कि दिसंबर नवंबर का टाइम था, तो सर्दी ज़्यादा पड़ रही थी, तो मम्मी के पैर में इचिंग होना चालू हो गई थी। तो मम्मी के पैर में इचिंग, हालांकि उनको चोट लगी थी पहले, तो कहते हैं जिसको शुगर का जो मरीज़ होता है उसका घाव नहीं भरता, लेकिन मम्मी का जो अंगूठे में चोट लगी थी उसमें घाव भर गया था। लेकिन जब उनकी ये सर्दी स्टार्ट हुई तो उन्होंने खुजला दिया होगा, तो वहाँ पे काला काला पड़ गया था। यानी कि जो पैर का तलवा होता है वहाँ पे पूरा काला काला हो गया था। तो सब तो क्या, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, मैं ग्वालियर थी उस टाइम पे, और मेरे पापा ने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मम्मी कुछ भी बताती नहीं थी। और आप लोग जानते हो कि जेंट्स को बिना बताए, बहुत से कम जेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ की प्रॉब्लम को समझ जाते हैं। तो पापा क्या मेरी टेंशन में रहते थे, क्योंकि मैं भी अपने ससुराल में खुश नहीं थी, तो आए दिन मैं उनको बताती रहती थी, पापा ऐसी परेशानी, पापा वैसी परेशानी। तो उस वजह से पापा भी कुछ बता नहीं पाते थे मम्मी को लेके, कोई भी बात नहीं बताते थे। तो मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम जब हुई जब उनकी खाल निकलने लगी, यानी कि पैर की जो खाल होती वो काली काली पूरी पड़ती जा रही थी। मैं यहाँ पे थी नहीं, पापा बेचारे अकेले। एक दिन पापा मम्मी को लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, यानी कि औरिया के सरकारी अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पे पता चला कि पापा को कि वहाँ पे शुगर टेस्ट कराए मम्मी का, तो वहाँ पे शुगर टेस्ट कराने के बाद मम्मी को शुगर उनका हाई लेवल पे था। तो मम्मी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगे और ड्रेसिंग वगैरह की उन लोगों ने, लेकिन वो ड्रेसिंग करते टाइम पस बन गया था। पस बहुत ही गंदा बना था, इतना गंदा पस बन गया था वो कि पूरा पूरा का पूरा पैर ख़राब होने लगा था, यानी कि आधी जगह पस पड़ गया था। पापा की फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम से ख़राब हो गई थी जिस टाइम से उन्होंने मेरी शादी की थी। यानी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, पूरी ज़िंदगी की दौलत उस एक शादी में लगा दी, जिस शादी में कुछ नहीं मिला उन्हें। एंड में उनकी बेटी भी खुश नहीं रही और उनके साथ कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब पूरा वो पैर सड़ गया तो उसमें स्मेल वगैरह आने लगी। तो पापा ने सोचा रोशनी एक बार आ जाए तो कैसे भी करके मैं रोशनी के साथ ले जाऊंगा, जिससे कि कहते ना एक अपने घर में एक औलाद होती है तो उस औलाद का बहुत सहारा होता है। तो पापा अकेले में कुछ नहीं कर पाते थे, तो उनको उम्मीद थी कि रोशनी आ जाए। तो मैं जब आई यहाँ पे तो मुझे मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए कि मैं परेशान ना रहूं, क्योंकि मैंने ग्वालियर में सुसाइड अटैम्प्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रह रही थी। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुसाइड अटैम्प्ट किया था तो उन लोगों ने फ़ोन किया था पापा को कि तेरी लड़की ऐसी, तेरी लड़की वैसी, और मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहती थी वहाँ पे। तो पापा अपनी परेशानी नहीं बता पाए और उल्टा मम्मी की इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी वो मुझे वहाँ पे मिलने आए। तो उन लोगों ने मुझे उस दिन तो नहीं भेजा,
और पापा ने मेरे कुछ भी नहीं बताया, यानी कि कोई भी घर की परेशानी नहीं बताई। लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, जब भी फ़ोन करती थी तो पापा खाना बना रहे हैं, पापा खाना बना रहे, तो मुझे लगा मम्मी को ऐसे ही नाटक कर रही होंगी या फिर कुछ ऐसा कर रही होंगी, या दोनों में कुछ हो जाता है ना, थोड़ी सी अनबन हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगा। तो मेरा मन तो घबरा रहा था कि क्या बात है। तो मैं आने के लिए उतावली थी कि मैं कब घर जाऊंगी। तो जब मैं यहाँ पे आ रही थी, जैसे तैसे मैंने घर वालों को राज़ी किया, नानी को राज़ी किया, तो वहाँ से मुझे भेजा गया। तो मैं अपने देवर यानी कि शिवम, यानी कि बड़ी मामी का जो बेटा था, उसके साथ आई थी। और जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली थी, यानी उस दिन मेरी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनके पैर को मैंने नहीं देखा था, क्योंकि उस टाइम पे पट्टी हो रखी थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल थी घर में, ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी सड़ती है ना, उस तरीके से उनका पैर सड़ रहा था। तो उस टाइम तो मैंने देखा नहीं था कि पैर की क्या कंडीशन है। तो हालत मम्मी की बहुत ज़्यादा, जब वो खड़ी नहीं हो पा रही थी तब मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा सीरियस बीमारी है। तो मैंने पापा से पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पापा बोले नहीं बस हॉस्पिटल चलना है। तो जिस रात में मैं आई थी उसी दिन हम लोग हॉस्पिटल गए थे, यानी कि उसी दिन हम लोग लखनऊ भागे थे। तो लखनऊ में किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी मम्मी एडमिट रही थी। लेकिन वहाँ के डॉक्टर बहुत परेशान करते थे, यानी कि एक पेशेंट है ना, और एक डॉक्टर, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन वो चीज़ मैंने नहीं देखी। क्योंकि वहाँ के डॉक्टर अपना काम कम और लिस्ट, कभी ये मेडिसिन ले आओ, कभी वो मेडिसिन ले आओ, कभी इस वार्ड से उस वार्ड में शिफ्ट कर देते थे। तो ऐसा लगता था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम दर बदर की ठोकर खा रहे थे। ऊपर से वो क्या मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता था। एक्सपेरिमेंट कैसे, वहाँ पे जो नए स्टूडेंट होते थे उनको केसेस दे दिए जाते थे, भले ही उनको काम करना आता हो या पेशेंट को डील करना ना आता हो, तब भी दे दिया जाता था। तो मम्मी की फ़र्स्ट टाइम ड्रेसिंग हुई थी, तो उनको इंजेक्शन भी नहीं लगाया, शून्य भी नहीं किया, और उनकी जिंदा में यानी कि उनको वो होश में थी और उनकी खाल निकाली जा रही थी। तब मुझे नफ़रत हो रही थी अपने इंडिया के डॉक्टर्स पे, गुस्सा आ रही थी मुझे, जिन्हें हम भगवान का रूप बोलते हैं, जिन डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, उन डॉक्टरों ने मतलब एक पेशेंट की लाइफ के लिए, उनके लिए शायद वो एक एक्सपेरिमेंट होता होगा या उनके लिए कोई नॉर्मल बात होती होगी, लेकिन जब खुद पे बात आती है ना तो अच्छों की वाट लग जाती है। तो इंसानियत मैंने वहाँ नहीं देखी थी। तो वहाँ जब मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था तो फिर हम दिल्ली लेके भागे। दिल्ली में मेरी मम्मी को मतलब एम्स में भर्ती कराने के लिए सोचा था, लेकिन एम्स में पहले से ही, क्योंकि इन लोगों ने डिस्चार्ज नहीं किया था, मम्मी को डिस्चार्ज नहीं किया था इसलिए क्योंकि इनके हॉस्पिटल की रेपुटेशन थी। उन्होंने बोला था कि हम डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, सॉरी आप अपने पेशेंट को ऐसे ले जा सकते हैं, हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे वरना हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। भले ही पेशेंट मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो वहाँ से हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली में मम्मी के 3 ऑपरेशन हुए थे। 3 ऑपरेशन में पहले उनका पैर इतना कटा, फिर इतना कटा, और जब फाइनल ऑपरेशन हुआ तो मम्मी की डेथ हो गई थी। मम्मी को हर दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगते थे। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी आपके अकेले की नहीं है। ये शुगर गैंग्रीन के लिए ही नहीं, मैं हर पेशेंट को बोलना चाहती हूँ, हर उस इंसान को बोलना चाहती हूँ जो जानबूझ के बीमारी को नुयता देते हैं। तो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी अकेले आपकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी होती है। आपके घर वाले आपको देख के जीते हैं, आपके जाने से आप तो चले जाओगे दुनिया से, लेकिन जो आपके पीछे है वो ज़िंदगी भर तड़प तड़प के रहेगा।
बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी की तो मेंटली डिस्टर्ब थी, तो इसलिए उनकी कोई गलती नहीं थी। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो मानते नहीं हैं, मीठा खाए बिना रह नहीं पाते हैं। हालांकि मैं भी बहुत मीठा खाती हूँ, मेरे पापा को भी शुगर है, मेरे घर में सबको शुगर है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मीठा कम खाएं, और हो सके तो कोशिश करिए कि आप लापरवाही मत दीजिए कि नहीं यार मुझे ये बीमारी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा दिखाने। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेस्ट ज़रूर कराएं। तो 25 फरवरी 2020 में मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था। वो उनका फाइनल ऑपरेशन था। होने की एक और वजह थी, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे और वो कुछ भी खाती पीती नहीं थी। तो इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद डॉक्टर ने सीधा बोला था कि इनको दूध दिया जाए जिससे कि उनका जो बॉडी में गर्मी होती है, इंसुलिन क्या बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। जिसको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं वही जानता होगा, हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि उस दिन मैं दूध नहीं दे पाई थी, मेरी ये लापरवाही थी। क्यों नहीं दे पाई थी कि उस दिन मेरी लड़ाई हो रही थी। किससे लड़ाई हो रही थी आप लोग समझ गए होंगे। उस दिन मेरी जो मामी सास है वो मुझे परेशान कर रही थी बार बार फ़ोन करके। तो उस दिन मैं दूध देना उनको भूल गई और उस चीज़ का इल्ज़ाम मुझे दिया जाता है कि तूने अपनी माँ को मार दिया, तूने अपनी माँ को मार दिया। मेरी माँ एडमिट थी। अगर तुम चाहती ना तो मुझे उस टाइम पे परेशान नहीं करती, लेकिन तुमने उस टाइम पे भी मुझे परेशान किया। मैं ना चाहते हुए भी उस लेडी का जिक्र नहीं करना चाहती अपने चैनल पे, क्योंकि उस लेडी की वजह से मेरी ज़िंदगी में मैं जो सरवाइव कर रही हूँ, जो सुन रही हूँ लोगों की जली कुटी बातें, कुछ नहीं कह सकती मैं इसके अलावा। बस इतना कहना चाहूँगी कि लापरवाही मत दीजिए बिल्कुल भी। और जो मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड था उसने ब्लड डोनेट किया था मेरी मम्मी को। मुझसे बोला था कि बताना नहीं कि मैंने तुम्हारी मम्मी को ब्लड दिया है, और ख़ुद ही जाके बता दिया अपने घर में कि मैंने उसकी मम्मी को ब्लड दिया। तो उसकी बहन मुझसे बोली थी कि तूने ज़बरदस्ती मेरे भाई से ब्लड डोनेट करवाया। इन अनपढ़ों गवारों से एक बात पूछी जाए कि या ज़बरदस्ती किसी से ब्लड डोनेट करा सकते हैं? किसी के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी लाइफ या उसकी जैसी ज़िंदगी किसी को ना मिले। मैं ये जानती हूँ कि ज़िंदगी में सभी के गम होते हैं, कोई स्पेशल मेरी भगवान ने दुख नहीं दिया है मुझे। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी, आप कोई भी कदम उठाते हो, ये तो सब भगवान की ऊपर की लीला होती है। जिसको जब जाना होता है चला जाता है। सब कहने की बातें हो जाती हैं कि अरे ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता तो वैसा नहीं होता। मैं भी चाहे कुछ भी कह लूँ, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सब ऊपर वाला करता है। जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन मैं भी चली जाऊँगी और मुझे भी कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी। कहते हैं ना, जब आपका टाइम आ जाता है तो डी एंड हो जाता है। तो एक लोगों ने मुझसे ये बोला था कि तेरे पास ना परिवार है, ना तेरे पास पति है, ना तेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके पास सब कुछ है, मानती हूँ आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि जब आप एक्सपायर होगे या ऑफ होगे तो वही चीज़ आपको दोबारा मिलेंगे, वही मम्मी पापा आपको दोबारा मिलेंगे, वही हस्बैंड आपका दोबारा मिलेगा, या वही बेबी आपका दोबारा होगा? नहीं ना, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। दुनिया में एक चीज़ हमेशा याद रखना, खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही जाओगे, ठीक है? तो भगवान ने मुझे पहले से खाली हाथ कर दिया। भगवान ने मुझे दुनिया का सच पहले से दिखा दिया, जिंदा रहते दिखा दिया कि बेटा तू अभी से आदत डाल ले, तू जब मरेगी तो तुझे भी अकेली जाना है। लोग सोचो जो एक्सपायर होते होंगे तो वो भी भगवान के पास जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर वो भटकते हैं जगह जगह। क्यों भटकते हैं? इसलिए भटकते हैं कि उनको हर चीज़ दिखाई जाती है कि ये जो तुम मोह माया की वजह से फंसे थे ना, वो तुम्हारी नहीं थी,
वो तुम्हारी नहीं थी, तो उस चीज़ में उनको बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब मैं मरूंगी ना तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना मजबूत पहले से बना दिया, इतना मजबूत पहले से बना दिया। तो अगर जो लोग मुझसे कहते हैं ना तुम अकेली हो गई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो यार भगवान से बड़ा कुछ होता है क्या? मेरे साथ भगवान है, और मुझे इस चीज़ का प्राउड भी नहीं है और घमंड भी नहीं है, क्योंकि जो सच्चे दिल के होते हैं उनके पास भगवान ज़रूर होते हैं। आत्मा की शुद्धिकरण इंसान जो कर लेता है, चाहे गंगा जी नहाओ, चाहे कोई भी जगह स्नान कराओ, लेकिन जब तक खुद का शुद्धिकरण नहीं करोगे, यानी कि मन से शुद्धिकरण नहीं करोगे, किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे, तो तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होगा। भगवान मुझे भली मुश्किल रास्ते बहुत दिखाता है, लेकिन मुझे एक प्राउड फील होता है कि भगवान मुझे कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर ही देता है। भगवान मुझे गिराता भी है, लाइक मुझे सुदामा बना के रखा है भगवान जी ने। सुदामा की स्टोरी सबने सुनी होगी, लेकिन श्री कृष्ण जैसा यार भी मिलना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। तो अगर जो लोग दोस्ती का वो देते हैं कि दोस्ती ये वो, तो दोस्त बनना जिस दिन सीख लोगे ना, श्री कृष्ण भगवान की सब लोग पूजा करते होंगे, लेकिन श्री कृष्ण जैसा दोस्त कोई नहीं बन पाएगा। सुदामा जैसी और श्री कृष्ण जैसी दोस्ती कोई नहीं निभा पाएगा। तो जिस दिन श्री कृष्ण जैसा, या तो देखो यार, पूजा पाठ करो ना तो पूजा पाठ जैसा ही चलो, ज्ञान की बातें मत दो। अगर दोस्ती निभाओ तो दिल से। मैंने निभाई थी दिल से, मैं हर चीज़ करती हूँ दिल से, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि सामने वाला मेरा फ़ायदा उठा रहा है, तो लक्ष्मी बेवकूफ़ नहीं है। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि लक्ष्मी बेवकूफ़ नहीं है। कृपया मुझे बेवकूफ़ ना समझें, ठीक है? आप होशियार हो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज़ों में होशियारी दिखाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और आपको धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ें, मेरी काफ़ी हकीकतें आपको पता चलने वाली है, जो आपको रियल स्टोरी ब्लॉग में नहीं मिली हैं।